ये वाला क्वेश्चन बना था सबसे कल? नहीं बना? बतला दे, बतलाए? चलो देखो, कल एक फार्मूला पढ़े थे हम लोग, बात किए थे किसका, फैराडे का दूसरा नियम पढ़े थे। क्या था दूसरा नियम, बतलाओ? यहाँ तक आ रहा है? फैराडे का दूसरा नियम क्या पढ़े? जब दो या दो से अधिक वैद्युत अपघट को श्रेणी क्रम में संयोजित कर धारा प्रवाहित किया जाता है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। तुल्यांकी भार यहाँ पर निकालने के लिए आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे एक, याद करो कल अपना, चूंकि M1 बट्टा E1 बराबर M2 बट्टा E2। अच्छा, हम यहाँ पर दो ही क्यों लिखे, M1 बट्टा E1 M2 बट्टा E2? क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में देखो विलियन दो ही है, कॉपर सल्फेट है और क्या है, सिल्वर क्लोराइड है, दो ही विलियन, इसलिए यहाँ पर दो ही तक लिखे हैं। M1 बट्टा E1 बराबर M2 बट्टा E2। तो यहाँ पर ये क्या है, M1 पहला विलियन जो था, इसका कितना मात्रा मुक्त हुआ, तो ये है M1। E1 क्या है, तो जो पदार्थ मुक्त हुआ उसका तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार निकालने के लिए आता है, पढ़े थे? कहाँ पर पढ़े थे? तुल्यांकी भार निकालने के लिए नहीं पढ़े हो? सॉल्यूशन चैप्टर में भी हम लोग पढ़े थे तुल्यांकी भार, तत्व का भी तुल्यांकी भार निकाला जा सकता है और यौगिक का भी। तो तुल्यांकी भार कैसे निकालते थे, देखो यहाँ पर हम लोग पढ़े थे ई तत्व मतलब क्या, तत्व का तुल्यांकी भार। और तत्व का तुल्यांकी भार कैसे निकालते थे, बताओ? तत्व का अनुभार नहीं होता, तत्व का परमाणु भार होता है, ठीक है। तत्व का परमाणु भार, अवट्टा में क्या, संयोजकता। ऐसे ही हम लोग निकालते हैं तत्व का तुल्यांकी भार। तो इतना आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखो E1 है, मतलब इसका तुल्यांकी भार, और E2 मतलब दूसरा विलियन जो होगा तो उसका तुल्यांकी भार निकालना पड़ेगा। तो इस चीज को पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ो, दो विलियन है, एक पहला क्या है कॉपर सल्फेट एवं दूसरा क्या सिल्वर क्लोराइड के जलीय विलियनों में धारा प्रवाहित करने पर 63.5 ग्राम कॉपर मुक्त होता है। 63.5 ग्राम क्या होता है, कॉपर मुक्त होता है। तो इसको बताओ, इसको हम M1 मान सकते हैं, इसको M1 मान लेंगे। M1 क्यों M1, देखो कॉपर सल्फेट इसको पहला विलियन मानो और ये दूसरा विलियन है, तो या इसका जो मात्रा मुक्त होगा, कॉपर सल्फेट से कॉपर मुक्त हो रहा है, तो कितना आ रहा है मुक्त, 63.5 ग्राम, तो इसको M1 मानेंगे, ठीक है। कहे कि तो उतने ही समय में कितना Ag मुक्त होगा, मतलब ये Ag दूसरा विलियन है तो इसका इससे Ag कितना मुक्त होगा, मतलब M2 करे कितना होगा, ठीक है। M2 करे क्या होगा, यह नहीं पूछ रहा। तो इस फार्मूला का यूज करो, तो यहाँ पर लिखोगे इसलिए M1 का वैल्यू बताओ, 63.5 बट्टा E1। अब E1 कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पर E1 बराबर, अब इसका द्रव्यमान कितना था 63.5 बट्टा संयोजकता नीचे लिखते हैं 63.5 यहाँ पर दिया हुआ है। इसको छोड़ो, कॉपर का द्रव्यमान ऐसे भी 63.5 होता है, तो 63.5 उसके बाहर को ऊपर लिखे, इसका संयोजकता को कहाँ लिखोगे, नीचे। तो संयोजकता कितना होता है कॉपर का, 2 होता है, ठीक है। तो 63.5 में 2 से भाग दे दो तो ये आ जाएगा 31.75। कितना आएगा 31.75, और ये इसका क्या होगा, तुल्यांकी भार E1। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 31.75 बराबर M2। तो M2 तो हमसे पूछ ही रहा है कितना Ag मुक्त होगा, तो लिखो यहाँ पर M2 बट्टा E2 मतलब ये इस विलियन में Ag जो है इसका तुल्यांकी भार। तो यहाँ पर हमको निकालना है E2, तो E2 कैसे निकालोगे, तो दूसरा E2 में क्या है, यहाँ पर देखो सिल्वर है, इसका इसी का निकालना है तुल्यांकी भार। तो सिल्वर है तो इसका बता परमाणु भार कितना होता है 108, अवट्टा संयोजकता होता है 1, तो कितना हो जाए 108, ये 108। तो यहाँ पर तुल्यांकी भार लिख लोगे 108, बस हो गया। अब इसको सॉल्व करो, इसलिए M2 बराबर के देखो इसका गुना इसके साथ होगा, M2 गुना 31.75, M2 गुना 31.75 बराबर इसका गुना इसके साथ 63.5 गुना 108। तो M2 बराबर, इसलिए M2 बराबर क्या हो जाएगा बोलो, 63.5 गुना 108 बट्टा 31.75। तो सॉल्व करो, जो आएगा वही इसका क्या होगा, मुक्त होने वाला मात्रा इसका, चांदी मुक्त होगा उतना, ठीक है। तो इसको लिख लो, यहाँ तक सॉल्व कर लेना, गुना भाग करना। चलो इसका आंसर हम बतला देते, लेकिन गुना भाग कर लेना घर पे, ठीक है। 216 ग्राम आएगा, कितना आएगा 216 ग्राम।
216 ग्राम एजी मुक्त होगा, ठीक है, उतने ही समय में। समझ में आया? बोलो, कहीं दिक्कत है पूछो। एक रख लो उसको। चलो लिखो, दूसरा क्वेश्चन लिखो, तेजी से लिखो, तू सभी बातें करने पर रहती है। हाँ, इसको कहीं लिख लेना बगल में, ठीक है, कहीं लिख लेना। तुल्यांकी भार का प्रिंट करके लाना। क्या हुआ? मिल गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिए, दूसरा क्वेश्चन। तुमको बतलाना है कि वहां पर कौन सा रूल लगेगा, ठीक है। फैराडे का प्रथम नियम लगेगा कि दूसरा नियम लगेगा। क्वेश्चन लिखो, लिखो कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में 0.25, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में 0.25 एम्पियर 0.25 एम्पियर की धारा 1 घंटे तक प्रवाहित किया जाता है। 1 घंटे तक प्रवाहित किया जाता है तो मुक्त कॉपर की मात्रा ज्ञात करें। तो मुक्त कॉपर की मात्रा ज्ञात करें। प्रथम नियम लगेगा। कैसे समझ में आया? कैसे समझोगे? क्योंकि इसमें एक ही विलयन, हाँ बस सबसे बड़ा बात यही। देखो एक ही विलयन होता है, एक ही विद्युत अपघटनी सेल होता है, तो वहां पर प्रथम नियम लगाते हैं। 2 या 2 से अधिक अगर विद्युत अपघट हो गया या यहाँ पर देखो विलयन है तो वहां पर दूसरा नियम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहला नियम लगेगा। पहला नियम लगाओ, बनाओ जल्दी तेजी से। हाँ मतलब है क्या? हम रुक जाते लेकिन टाइम नहीं खाना, ठीक है, बनना चाहिए। क्वेश्चन है, कह कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में 0.25 एम्पियर की धारा 1 घंटा, कितना घंटा है? 1 घंटा तक प्रवाहित किया जाता है तो मुक्त कॉपर की मात्रा ज्ञात करें। ये पूछ रहा है, समझो यहाँ पर तुमको क्या क्या दिया हुआ। अच्छा फॉर्मूला पहले ये बताओ कि कौन सा नियम लगेगा, फैराडे का प्रथम कि दूसरा? हाँ, क्योंकि एक ही विलयन है तो पहला नियम लगाएंगे। पहला नियम क्या था? M बराबर Z इंटू आई इंटू टी, ये था। और Z के जगह पर हम लोग लिखे थे Z बराबर WT बट्टा NF, ये लिखे था। फिर इंटू आई इंटू टी, इसलिए M बराबर, देखो WT कितना होगा? जो पदार्थ मुक्त हो रहा है उसका अनुभार लिखना है। तो कौन सा पदार्थ मुक्त हो रहा है? कॉपर। किसके बारे में बात करें? कौन मुक्त होगा? कॉपर। तो कॉपर का होता होगा अनुभार। कॉपर का अनुभार कितना बोलो? 63.5 होता है, ठीक है, 63.5 बट्टा N मतलब संयोजकता। कॉपर का संयोजकता कितना? 2 गुना फैराडे, ये फैराडे 96,500 गुना आई विद्युत धारा 0.25 इंटू टाइम 1 घंटा। अब 1 घंटा, ये घंटा में इसको सेकेंड में लिखना है, तो 1 घंटा में क्या मिनट हो? 60 मिनट। इसको सेकेंड में बनाना, फिर 60 से गुना कर लो, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर सकते हो तो वो क्या आ जाएगा? M बराबर 0 काट लोगे, इससे इसको सॉल्व कर लोगे खुद से, ठीक है, कर लोगे ना? इसको नहीं करना हमको तो कर लेना। आंसर बतला दे इसका, चलो आंसर बतला देते हैं, बना के देखना। 0.296 0.296 ग्राम, मतलब इतना ग्राम मुक्त होगा। कौन सा चीज? कॉपर। हाँ, इतना ग्राम कॉपर मुक्त होगा। तीसरा क्वेश्चन लिखा जाए, लिखो तूतिया के घोल में 2 घंटे तक, तूतिया के घोल में 2 घंटे तक
2 घंटे तक कितना एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तूतिया के घोल में 2 घंटे तक कितना एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर 1.184 ग्राम तांबा प्राप्त होगा। ये क्वेश्चन है, ट्राई करो, बताओ रूल कौन सा लगेगा? फर्स्ट। तो फर्स्ट रूल लगेगा तो उसके अकॉर्डिंग टू बनाओ, इसको चेक करो। देखो क्वेश्चन समझो इधर हटाओ वो कॉपी हटाओ। कहे तूतिया के घोल में 2 घंटे तक कितना एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर 1.184 ग्राम कॉपर तांबा मुक्त होगा। तांबा मतलब क्या? कॉपर। ठीक है, कितना कॉपर मुक्त होगा। तो कॉपर का हमको तुल्यांक ये भार लेना है, उसी का हमको तुल्यांक के भार निकालना है। तो तुमको तुतिया से यहाँ कोई लेना देना नहीं, बस वो तुतिया का विलयन था। तुतिया का विलयन जो होगा, तुतिया जो बनता है वो कॉपर से मिलके बनता है, इसलिए कॉपर का बात तुतिया का बात किया। ठीक है, यहाँ पर देखो आई का वैल्यू बताओ। आई तो यही तो पूछ रहा है हमसे कितना होगा ना, ये कितना होगा। टाइम बताओ टी। 2 घंटा है, 2 घंटा, ये घंटा इसको घंटा में नहीं रहने, इसको किस में चेंज कर लो? सेकेंड में। 1 घंटा बराबर 60 मिनट, 2 घंटा बराबर 100। चलो ऐसे करके 1 घंटा में कितना? 1 घंटा में 60 मिनट, 2 घंटा तो 120 मिनट। गुना ये मिनट में आ गया, इसको 60 से गुना करो, सेकेंड में आ जाएगा। तो ये किस में आ गया? अब सेकेंड में आ गया। ठीक है, इसको लिख लोगे। उसके बाद अब बताओ, फॉर्मूला लगाते हैं। चूंकि अरे एम का भी वैल्यू दिया हुआ है, मुक्त पदार्थ की मात्रा कितना है? 1.184 ग्राम, इतना दिया हुआ। और WT सब बाद में लिख लेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाओगे M1 बट्टा E1, ये लगेगा क्या? बिलियन एक गुण है, तो कौन सा फॉर्मूला? M बराबर Z इंटू IT। तो Z के जगह पर हम क्या लिख लें? WT बट्टा NF इंटू I इंटू T। तो इसलिए M का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.184 बराबर WT किसका? कॉपर का। कितना? 63.5 बट्टा N, कॉपर का संयोजकता 2 गुना फैराडे 96,500 गुना आई तो पूछ रहा है हमसे, आई इंटू टी। टाइम कितना? 120 गुना 60। ठीक है, 2 0 काट ले, 2 0 और ये 2 0 खत्म। तो अब बताओ आई बराबर क्या हो जाएगा? इसलिए आई बराबर 1.184 गुने 2 गुने 965 बट्टा 63.5 गुना 12 गुना 6। 12 गुना 6। अब इसको सॉल्व कर सकते हो ना, ये काम तुम्हारा है। ठीक है, ये काम तुम्हारा है। सॉल्व करोगे तो जो भी आएगा वो किस में आएगा? एम्पियर में नहीं आएगा। कितना एम्पियर विद्युत धारा लगेगा वो आएगा एम्पियर में। एम्पियर शायद लगभग आएगा 0.5 के आसपास। ठीक है, 0 लगभग हम बात कर रहे हैं। ठीक है, 0.499 ऐसे आ सकता है, तो हम उसको 0.5 एम्पियर लगभग मान सकते हैं। लेकिन पूरा कैलकुलेशन करोगे तो इतना नहीं आएगा। ठीक है, लगभग इतना के बराबर आ जाएगा। घर पर करना। ठीक है, गुना भाग घर पर कर लेना, नहीं मिलेगा आंसर तब बतलाना। ठीक, क्योंकि अभी करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा और आगे भी खींचना है। ठीक है, तो आंसर हम बतला ही दिए, सॉल्व करना नहीं बनेगा उसके बाद कल पूछ लेना फिर। ठीक, समझा? बोलो ना। क्या? M का मान कितना? 1.184। हाँ, 1.184 लिखा। ठीक, लिखो। कॉपर सल्फेट एवं AB2 ये यौगिक है। ठीक है, कॉपर सल्फेट एवं AB2 को श्रेणीबद्ध कर आवेशित करने पर
आवेशित करने पर 127 ग्राम कॉपर मुक्त होता है। आवेशित करने पर 127 ग्राम कॉपर मुक्त होता है। 127 ग्राम कॉपर मुक्त होता है। तो उतने ही समय में कितना ए मुक्त होगा? तो उतने ही समय में कितना ए मुक्त होगा? तो उतने ही समय में कितना ए मुक्त होगा? कितना ए मुक्त होगा? यदि ए का परमाणविक द्रव्यमान, यदि ए का परमाणविक द्रव्यमान 100 ग्राम पर मोल हो, 100 ग्राम पर मोल, ये 100 ग्राम पर मोल हो, परमाणविक द्रव्यमान 100 ग्राम पर मोल हो, 100 ग्राम पर मोल हो, थोड़ा सा बतला देते हैं। हाँ, तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये बतलाओ कि कौन सा नियम लगेगा? फैराडे का द्वितीय की प्रथम? द्वितीय नियम लगेगा यहाँ पर, क्योंकि 2 विलयन है, एक कॉपर सल्फेट का था और दूसरा क्या था? Ab2। अच्छा, Ab2 देखो यहाँ पर पहला था कॉपर सल्फेट और दूसरा विलयन है Ab2। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब क्वेश्चन देखो थोड़ा, करे कॉपर सल्फेट एवं Ab2 को श्रेणीबद्ध कर आवेशित करने पर 127 ग्राम कॉपर मुक्त होता है। मतलब ये पहला विलयन है और ये पहला विलयन का M1 होगा, ठीक है, और ये कितना होगा मुक्त? 127 ग्राम। तो करा उतने ही समय में कितना ए मुक्त होगा? मतलब ये दूसरा विलयन का M2 पूछ रहा है, उतने ही समय में कितना M2 मुक्त होगा ये पूछ रहा है हमसे, ठीक है। फॉर्मूला क्या लगाओगे? चूंकि M1 बट्टा E1 बराबर M2 बट्टा E2, चलो इसलिए M1 का वैल्यू बताओ पहले। 127 बट्टा E1 मतलब कॉपर का तुल्यांकी भार, कॉपर का तुल्यांकी भार देखा 31.75 आया था, नहीं आया था, बराबर। अब देखो M2 मतलब क्या? इसका बात करें ए का परमाणविक द्रव्यमान है 100 ग्राम पर मोल, तो 100 लिख लोगे बट्टा E2 मतलब इसका तुल्यांकी भार। अब इसका तुल्यांकी भार कैसे निकालोगे? तो देखो तुल्यांकी भार निकालने के लिए भार ऊपर रखेंगे 100 बट्टा इसका संयोजकता, इसका संयोजकता। अब इसका संयोजकता तुमको पता है? नहीं पता है? पता है। देख जैसे हम लिखते हैं, जैसे यहाँ पर ये क्या है? Ab2 है। अब यहाँ पर ये जो 2 दिखाई दे रहा है, ये 2 किसका है वास्तव में? ये ए का ही है। जब तुम पढ़ा होगा NaCl, जैसे मान लो Na प्लस Cl दोनों को जोड़ना है, तो Na का संयोजकता कितना होता है? 1। Cl का संयोजकता कितना होता है? 1। और जब दोनों जुड़ता है तो इसका जो संयोजकता होता है वो अदला बदली होता है। मतलब ये क्लोरीन का जो संयोजकता 1 है, ये किसके ऊपर जाता है? Na के ऊपर जाता है। और ये Na का जो संयोजकता 1 है वो किसके ऊपर जाता है? Cl के ऊपर जाता है। मतलब संयोजकता अदला बदली होता है। जब इसको हम जोड़ते हैं क्या होता है? Na1Cl1, तो एक को नहीं लिख सकते, NaCl होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर Ab2 में देखो, ये ए का संयोजकता किस पर होगा? बी पर। तो मतलब ए का संयोजकता हमको दिया हुआ है, तो 100 में 2 भाग दे देगा, कितना आ जाएगा? 50 ग्राम। ये इसका तुल्यांकी भार होगा, तो नीचे में कितना लिखोगे? और ये कितना मुक्त हो रहा है तो पूछ ही रहा है। M2 बराबर, तो ये हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लोगे तो इसलिए M2 बराबर कितना हो जाएगा? 127 गुना 50 बट्टा कितना? 31.75 होगा। बोलो, समझ रहा है? अरे यहाँ पर कुछ नहीं किए, एक का मात्रा दिया हुआ और कह रहा है कि M2 कितना होगा, ये कितना मुक्त होगा यही पूछ रहा है। उतने ही समय में ये कितना मुक्त होगा यही पूछ रहा है। तो इसी को हम निकाल लिया, पर सब कुछ बैठा दिए फॉर्मूला में, और M2 बराबर ये। इसको सॉल्व कर लो, कुछ वैल्यू आएगा, और वो किस में आएगा? ग्राम में। कितना ग्राम मुक्त है वही नहीं पूछ रहा है। छापो जल्दी, इसका भी आंसर बतलाए। 200 ग्राम आएगा, ठीक है, 200 ग्राम। तो हेडिंग का नाम लिखो, वैद्युत अपघटनी विलयन का चालकता। वैद्युत अपघटनी विलयन का चालकता।
कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, चालकता, या यहाँ पर चालकत्व भी लिख सकते हो, या करके लिख सकते हो चाहो तो, चालकत्व, चालकत्व। तो इसका मतलब क्या लिख लिया, इसका मतलब ये कि इससे पहले देखा विद्युत अपघटनी सेल, देखा ना विद्युत अपघटनी सेल, तो देखो नहीं इधर लिखना बंद कर लो ना, सब अच्छा एकदम एकदम सजा सजा के लिखता है। देखो यहाँ पर पहले बढ़ा विद्युत अपघटनी सेल, तो विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत अपघट्य डाले थे, वो विद्युत अपघटनी विलयन हम उसको कह सकते हैं। तो उसका जो चालकत्व है, वो जो विद्युत का चालन करेगा वो किसके आधार पर चालन करता है, तो वो सभी किसके आधार पर चालन करेगा, तो ओम के नियम के आधार पर। ठीक है, सभी विद्युत अपघटनी विलयन ओम के नियम का पालन करता है। ठीक है, और ओम का नियम पढ़ चुके हो, ओम का नियम पढ़े हो, तो हम यहाँ पर लिख सकते थे परिभाषा के बाद अर्थात, अर्थात ओम के नियम से क्या बना, विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा बराबर विभवांतर बट्टा, विभवांतर बट्टा क्या हो, प्रतिरोध। नहीं पढ़ा, बोल नहीं रहा है। हम यहाँ पर क्या बोले परिभाषा, सभी विद्युत अपघट, ये सभी विद्युत अपघटनी विलयन किसके नियम का पालन करता है, ओम के नियम का। ठीक है, तो अर्थात विद्युत धारा और विभवांतर बटा क्या, प्रतिरोध। या इसी चीज को कोई लिख सकता है इसे, विद्युत धारा को हम किससे सूचित करते हैं, आई से, तो विद्युत धारा आई बराबर क्या हो जाएगा, विभवांतर बटा प्रतिरोध, और विभवांतर को क्या लिखते हैं, वी बटा प्रतिरोध आर। ठीक है, ये लिखना है, पहले परिभाषा लिखना है, उसके बाद लिखो। देखो सभी विद्युत अपघटनी विलयन, सभी विद्युत अपघटनी विलयन, सभी विद्युत अपघटनी विलयन ओम के नियम का पालन करता है। सभी विद्युत अपघटनी विलयन ओम के नियम का पालन करता है। अर्थात, अर्थात इसको छपोड़ लो, विद्युत धारा बराबर विभवांतर बटा प्रतिरोध, या आई बराबर वी बटा आर। हो गया, लिख लिए। देखो अब समझो, ये क्या था, ये था चालकत्व, चालकत्व या चालकता। किसी विद्युत अपघटनी विलयन का जो चालकता होता है वो किस पर निर्भर करता है, ओम के नियम पर। ठीक है, ओम के नियम के अनुसार होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर बात कर लें कि उसका प्रतिरोध, प्रतिरोध समझते हो, अगर हम कहेंगे विद्युत धारा यहाँ से चल रहा है यहाँ तक, अब इसका प्रतिरोध यहाँ पर कोई आ गया बीच में, प्रतिरोध मतलब उसको रोकने वाला। ठीक है, विद्युत धारा जब प्रवाहित होता है तो उसको प्रवाह होने से जो रोकता है उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका प्रतिरोध। ठीक है, तो यहाँ पर विद्युत अपघटनी सेल में भी इसका कोई प्रतिरोध होता होगा, तो प्रतिरोध यहाँ पर क्या होता है इस चीज को समझो। जैसे हम अभी एक फिगर बनाते हैं, इस फिगर को फिगर के सहायता से समझना है। विद्युत अपघटनी सेल वाला फिगर देखा कल, जैसे सपोज करो ये एक विद्युत अपघटनी सेल है। ठीक है, ये क्या विद्युत अपघटनी सेल, और ये क्या, फिर ये इलेक्ट्रोड है, ये क्या है, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड है। अब यहाँ पर देखो इस इलेक्ट्रोड से इस इलेक्ट्रोड के बीच कुछ ना कुछ दूरी है ना, दूरी, और इस दूरी को हम मान लेते हैं एल। क्या मानेंगे, एल। अच्छा, और यहाँ पर देखो ये जो इलेक्ट्रोड दिखाई दे रहा है इसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल मतलब इसका एरिया कुछ है। देखो ये वाला इसका क्या होगा, एरिया, तो इसका जो एरिया है इसको मान लेते क्या,
ए। ठीक है, तो अब यहाँ से एक बात निकल के आता है कि किसी भी विद्युत अपघटनी विलयन का, ठीक है, प्रतिरोध, क्या चीज, प्रतिरोध इलेक्ट्रोड के बीच के दूरी के समानुपाती होता है। किसी विद्युत अपघटनी विलयन का प्रतिरोध उसके इलेक्ट्रोड के बीच के दूरी के समानुपाती होता है और उसके अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या समझो, जैसे ये दोनों इलेक्ट्रोड है, इस दोनों इलेक्ट्रोड के बीच जितना दूरी ज्यादा होगा उसका प्रतिरोध उतना ज्यादा क्या होगा, बढ़ेगा। समानुपाती मतलब क्या, ये दोनों के बीच की दूरी अगर बढ़ गया तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब विद्युत धारा उतना कम प्रवाहित होगा। समझ रहे हो बात, दूरी बढ़ा मतलब प्रतिरोध बढ़ा, प्रतिरोध बढ़ना मतलब क्या, उसके विद्युत धारा को जो रोकने वाला होता है उसका वैल्यू क्या होता है, बढ़ जाता है। तो बढ़ जाएगा तो क्या होगा, विद्युत धारा कम प्रवाहित होगा, उसका चालकत्व कम हो जाएगा, कम होगा ना। तो यहाँ पर हम कह सकते थे आर मतलब प्रतिरोध समानुपाती क्या, एल नहीं कह सकते हैं। ये विद्युत अपघटनी विलयन है और इसका जो प्रतिरोध है इलेक्ट्रोड के बीच के दूरी का क्या, समानुपाती। तो हम यहाँ पर आर समानुपाती एल लिख सकते हैं, इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। चलो दूसरा बात क्या, तो दूसरा बात ये कि इसका जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध इसके इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। जैसे मान लो सपोज करो, अगर क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, जैसे मान लो एक वायर है, ठीक है, बहुत पतला है ये, तो यहाँ पर अगर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, जितना पतला होगा इसका क्षेत्रफल जितना ज्यादा कम हो, पतला मतलब क्या, क्षेत्रफल कम है, इसका जो क्षेत्रफल है, इसका मोटाई जिसको कह सकते हो आप, इसका क्षेत्रफल क्या है, कम है। अनुप्रस्थ काट का अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद का क्षेत्रफल क्या है, बहुत कम है। तो कम है तो इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन जो इधर से इधर जाएगा, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन एक साथ नहीं जा सकता, नहीं जा सकता तो उसका क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा, नहीं जाएगा, पर इलेक्ट्रॉन प्रवाह नहीं होगा एक साथ, बहुत साथ क्या विद्युत धारा प्रवाहित होगा अच्छा ढंग से, नहीं हो पाएगा। अगर इसी चीज का अगर क्षेत्रफल मान लो इतना बड़ा होता, इतना ज्यादा होता, तो क्या होता, इसके अंदर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन एक साथ प्रवाहित होता, तो इसका प्रतिरोध क्या होता, कम हो जाता। मतलब क्षेत्रफल जिससे जिससे बढ़ेगा इसका प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। ठीक है, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। क्यों घटेगा, समझो, अगर तार इतने पतला होगा, ये समझो, ऐसे समझो, इतना मोटा होगा, अब इससे हम बहुत सारा इलेक्ट्रॉन को एक साथ जाने के लिए कहेंगे, तो एक साथ जा पाएगा क्या, नहीं जाएगा, दिक्कत होगा जाने में, मतलब प्रतिरोध तब क्या होगा, बढ़ेगा। अगर इसी चीज का ये इसका जो क्षेत्रफल है, इसको क्षेत्रफल को हम अगर बढ़ा दे, आप कहेंगे इतने इलेक्ट्रॉन को जाने दो इसके अंदर, तो क्या वो आसानी से जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा, जा पाएगा, मतलब प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं आर व्युत्क्रमानुपाती क्या, ए व्युत्क्रमानुपाती ए, मतलब अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद का क्षेत्रफल अगर घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, अगर अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो घटेगा। ठीक है, इसका क्षेत्रफल घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। ठीक है, उल्टा हो जाएगा, तो इसको मान लेंगे समीकरण सेकेंड। अब यहाँ पर देखो, अगर इस दोनों चीज के एक एक समीकरण में लिखना चाहे तब क्या कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से। तो देखो आर, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसे आर समानुपाती एल और आर व्युत्क्रमानुपाती ए। ठीक है, देखो यहाँ समझो फिर से, आर समानुपाती ए है और यहाँ पर क्या आर व्युत्क्रमानुपाती आर समानुपाती एल और यहाँ पर क्या आर व्युत्क्रमानुपाती ए। अब दोनों चीज का हम एक साथ लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं आर समानुपाती एल और आर व्युत्क्रमानुपाती ए, दोनों को हम एक साथ लिखें। देखो यहाँ पर आर, ये समानुपाती का चिन्ह इसको हटाना है, तो हटाने के लिए बराबर लगेगा और एक कांस्टेंट लगेगा। क्या लगेगा, एक कांस्टेंट, और कांस्टेंट लगेगा यहाँ पर रो, इसको बोलते हैं प्रतिरोधकता, और उसके बाद एल बट्टा ए। तो यहाँ पर देखो एक फार्मूला बना और इस फार्मूला को तुमको हमेशा याद रखना है। अगर ये याद रहेगा तब आगे चैप्टर समझ में आएगा, इसको याद रखोगे। ठीक है, फिर हम पूछेंगे, समझ रहे बात, आर बराबर रो इंटू एल बट्टा ए, आर बराबर रो इंटू एल बट्टा ए, याद रखोगे इसको।